नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम DSSB JJE 2024 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ अब कई सारे डाउट निकल कर आ रहे हैं और ये डाउट आप सभी को पता है, आप सभी ने पूछे हैं कि टियर 2 में क्या मेरी एलिजिबिलिटी है और मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं टियर 2 की तैयारी स्टार्ट करूँ या ना करूँ। कई लोग तो पहले ही कर चुके हैं और कई सारे लोग अभी भी डाउट में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि कितने रेंज वाले अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे टियर 2 में, उनके होने के मतलब आप एग्जाम दे पाओगे 100% चांसेस हैं। इसको हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। इसी के साथ ही साथ आप लोग का जो रिजल्ट है वो कब आपको देखने को मिलेगा और टियर 2 कब तक जो है यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक टियर 2 की तो बात ही नहीं हो सकती है। फिर भी अगर हम एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बता दें तो आपका जो टियर 2 है वो बहुत जल्द कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इसके लिए अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 2 मंथ आप मान के चलिएगा, 2 मंथ के अंदर ही आप लोगों का जो टियर 2 है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कुल 4 टायर इसमें बनाए गए हैं और जो टियर 4 है वो आपका दिल्ली हाई कोर्ट लेगा एंड बाकी जो 3 टायर हैं वो हमारा DSSB कमीशन लेगा। सबसे बड़ी वैकेंसी है जेजेई की और इसमें लगभग 550 के अप्रॉक्स वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो नॉर्मलाइजेशन में किन शिफ्टों को मौका मिलेगा, किन शिफ्टों को ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और किन शिफ्टों को लगभग मिनिमाइज कर दिया जाएगा, यानी कि उनके नंबर में थोड़ी सी जो है थोड़ी ही अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी और किसी के नंबर नेगेटिव में नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। हो सकता है कि कई शिफ्ट ऐसे भी कंडक्ट करवाए गए हैं जिसमें प्रश्न पत्र जो बनाया गया वो थोड़ा सा इजी बनाया गया, तो हो सकता है 1-2 नंबर का ही मार्जिनाइजेशन देखने को मिलेगा, हो सकता है नंबर कम भी हो जाए, लेकिन निश्चिंत रहिएगा अभी तक ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। और कई सारे कमीशंस के द्वारा ऐसा भी किया जाता है कि 2-3 नंबर कम कर दिए जाते हैं अगर आपका शिफ्ट अगर ईजीएस्ट शिफ्ट रहा है तो। बाकी हमने पोल कराया था, पोल का आंकड़ा भी आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ कितने नंबर वालों को अपना जो है तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, इस पर खासा हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पूरे वीडियो को लास्ट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका लॉस हो सकता है। इसी के साथ ही साथ आपको एक सूचना प्रोवाइड कर देते हैं कि DSSB के आप किसी भर्ती से जुड़े हुए हों, खासा JJE की भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आपने ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स से चैनल के माध्यम से कवर की जाएंगी। इवन यहाँ तक छोटी से छोटी अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती हुई दिखाई देगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ बेल आइकन आपको दिख रहा होगा नीचे और वो घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल या लैपटॉप किसी में भी पहुंच सके। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ों को हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो मार्च मंथ में पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसमें 990 वैकेंसी हैं जिसमें आपके PA और JJE शामिल हैं। बाकी हम और चीज़ों को देखें। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि DSSB अपने सारे कार्यों को एकदम सही समय पे करता है। आप देखिए तो जनवरी मंथ में नोटिस जारी किया गया, फरवरी में यहाँ पर 8 तारीख के डेट में लास्ट डेट दिया गया कि आप सब अपना फॉर्म जो है सबमिट कर लीजिए और एक ही मंथ का समय दिया गया। फॉर्म खत्म होते ही एक ही मंथ का समय दिया गया, 1 मंथ से भी कम कहेंगे क्योंकि 2 फरवरी से जो है पेपर स्टार्ट कर दिया गया था। बाकी 31 मार्च सॉरी यहाँ पे 2 मार्च से जो है पेपर यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था और 31 मार्च तक पेपर कंडक्ट करवाया गया, जिसमें हर दिन लगभग 3 शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं। किसी किसी दिन 2 शिफ्ट भी कंडक्ट करवाए गए हैं। मैक्सिमम में बात करें तो 4 शिफ्ट तक भी कंडक्ट करवाए गए हैं। बाकी यहाँ पर हम अपने मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यानी जिसे हम JJE के नाम से जाना है, शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया है। इसमें 2 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। एक में हमें फैमिली कोर्ट का देखने को मिल रहा है, एक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर का देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर देखें तो इसमें ज़्यादा पोस्ट हैं, 546 पोस्ट हैं और इसमें जो है 20 पोस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन सेम है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप दोनों के लिए अप्लाई, मैक्सिमम कैंडिडेट जो है दोनों के लिए ही अप्लाई किए हुए हैं। बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर और चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है और सबसे बुरी खबर ये होती है कि हम तो देख लेते हैं कि वैकेंसी आई है 500 और फिर जब देखते हैं कि हमारे कैटेगरी में सिर्फ 20 पोस्ट है तो काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है और इस दुख से सभी लोग गुजरते हैं। लेकिन फिर भी क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जब डिवीज़न किया गया है तो आप देख सकते हैं कि इसकी कैटेगरी में कितना जा रहा है और सबसे ज़्यादा रोना तो जनरल वालों का होता है कि जनरल में इतनी ज़्यादा कटौती कर, इतना ज़्यादा जो है लालच दिया जाता है कि इतनी वैकेंसी है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है जनरल कैटेगरी का इतना हाई कट ऑफ चला गया है। हालांकि इसमें कई सारे टियर हैं जैसा कि हमें पता है और डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ है इतनी बूम नहीं मारेगी कि आपका 80 तक टच करे। ये गारंटी है कि आपका 80 तक जो कट ऑफ है वो टच नहीं करेगा। ओवरऑल 120 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी देखी जा रही है। 1 नंबर दिया जा रहा है हर क्वेश्चन सही होने पे। इसी के साथ ही साथ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, चूँकि कम मानेंगे इस लेवल के एग्जाम में। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग कहीं ना कहीं कम मानी जाएगी। 1/3 का होता तो कंपटीशन आपका और ज़्यादा बूस्ट हो जाता।
बाकी अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज थोड़ा सा डिवीजन देखते हैं तो यूआर कैटेगरी में 222 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 138, एससी में 72, एसटी में 60, ईडब्ल्यूएस में 54 और टोटल में 546। बाकी ये अदर कैटेगरी है, पीडब्ल्यूबीडी का 22 एंड एक्स सर्विसमैन का 54। बाकी यहाँ पर फैमिली वाला भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कम पोस्ट हैं और इसके लिए तो अच्छी खासी आपको कट ऑफ देखने को भी मिलेगी। बाकी इसमें 4 डिवीज़न किए गए हैं, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन है और यहाँ पर हम मेन चीज़ों की बात करें जो कि हमारा जेजेई का है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छे खासे यहाँ पे चीज़ों को समराइज़ किया गया है, यानी कि जो हमारा DSSB आयोग है उसने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को कवर किया हुआ है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जनरल मार्किंग की गई है और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के हैं, बेसिक हैं। यहाँ पे 60 क्वेश्चन तो इंग्लिश के हैं, यानी कि आपकी इंग्लिश तेज़ होनी चाहिए। बशर्ते अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज में सभी वीक होते हैं और कितने कितने स्कोरिंग रही है पोल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो डाटा निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग हुआ है, अभ्यर्थियों के द्वारा इंग्लिश में अच्छा स्कोरिंग हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस में अच्छा स्कोरिंग हुआ है। लेकिन जनरल नॉलेज में अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ कहेंगे शायद ही कहीं पर देखने को मिलेगा। डेली करंट अफेयर जो कवर कर रहा होगा वही कहीं ना कहीं टैकल कर पाया होगा। लेकिन मैक्सिमम डाटा यही निकल कर आ रहा है कि जनरल नॉलेज में करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं टफ रहे हैं। टफ कह सकते हैं कि इस वजह से टफ रहे हैं कि कितना भी अभ्यर्थी करंट अफेयर पढ़ ले लेकिन वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। बाकी अगर बेस्ट स्कोरिंग की बात करें तो जनरल इंग्लिश में जो स्कोरिंग रही है वो लगभग 45 तक रही है और जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में कहीं ना कहीं 10 नंबर भी आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस में लगभग यही आपको आंकड़ा 22 तक टच होता हुआ दिखाई देगा। और बाकी यहाँ पर बात करें तो 77 तक जो है यहाँ पर स्कोरिंग अच्छी मानी जा सकती है, यानी कि अगर आपके इतने स्कोरिंग हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं कि आप अपना जो है नेक्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन इतनी हैवी भी आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये तब जाएगी जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन चूँकि होना ही है क्योंकि यहाँ पे ईजीएस्ट शिफ्ट भी है और टफेस्ट शिफ्ट भी है। ऐसा अभ्यर्थियों के द्वारा बताया भी जा रहा है कि जो आखिरी समय में यानी कि 31 मार्च का डेट देखा जाए, उससे पहले का देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लास्ट हफ्ता रहा है एग्जामिनेशन का वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की गई है और वहाँ पे जो एवरेज स्कोरिंग भी है वो लगभग 70 से 72 यूआर कैटेगरी का देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है और नॉर्मलाइजेशन में इसी को नॉर्मलाइज किया जाता है। कहीं ना कहीं घाटा उन अभ्यर्थियों का है जिनका टफ शिफ्ट में पढ़ रहा है। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 120 में ईजीएस्ट शिफ्ट में पढ़ा है और उसने जो है 85 गेन कर लिया और जो टफेस्ट शिफ्ट में पढ़ा है वो यहाँ पर 65 से लेकर 70 तक भी गेन ना कर पाए तो अगर नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो कितना हो जाएगा, 20 नंबर का तो होगा नहीं कि ये वाला जो कैटेगरी वाला अभ्यर्थी है वो 90 तक पहुँच जाए और इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो ये भी 5 नंबर नॉर्मलाइज कर दिया गया तो 90 हो गया। तो इसका क्या फ़ायदा है जब ये भी अभ्यर्थी 90 तक पहुंच गया नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये भी अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के बाद 90 तक पहुंच गया, इक्वल हो गया। तो जो ज़्यादा तैयारी किया है उसका कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में घाटा है। फिर भी जो आयोग डिसाइड करे वही सर्वोपरि है। बाकी हम यहाँ पर देखें तो एक बेस्ट स्कोरिंग जो पोल के अकॉर्डिंग आ रही है वो अगर आपके साथ हम साझा करें तो पोल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कितने कितने रेंज में आपके नंबर हैं। तो मेन पे अगर बात करें तो आपके जो डाटा है वो लगभग आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले पूछा गया कि आपके कितने नंबर हैं तो 40 से कम पहला सेट किया गया था और यहाँ पे 41 से लेके 49 तक नंबर जो है पूछे गए थे, फिर 50 से लेके 59 तक और फिर 60 से लेके 65 तक, 65 से लेके आपके 70 तक और फिर 71 से लेके आपके जो डाटा थे वो लगभग 75 तक थे, फिर 76 से लेके यहाँ पे 82 तक डाटा रखा गया था और 82 प्लस यहाँ डाटा रखा गया था। अब देखिए 82 प्लस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो 82 प्लस गेन कर पाए हैं। मेजॉरिटी आपको जहां देखने को मिलेगा वो लाइक कर रहा है आपके 60 से लेकर 65, ये मेजॉरिटी डाटा है, यानी कि जो 55% लगभग उपस्थिति भी देखने को मिली है आरटीओ रिप्लाई के अकॉर्डिंग। और यहाँ हम देखें तो 60 से लेकर 65 तक मेजॉरिटी में अभ्यर्थी स्कोर कर पाए हैं। अब यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पे देखें तो क्या कट ऑफ जानी चाहिए, किस रेंज में आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ जानी चाहिए, रॉ स्कोर कितना बेस्ट रहने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा अगर आपसे चर्चा करें तो एक सबसे पहले मोटा मोटा आंकड़ा जान लीजिएगा कि शिफ्ट वाइज बात नहीं किया जा सकता है। जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं 2 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, उसमें कई शिफ्ट पूछे गए हैं। अब शिफ्ट वाइज अगर हम रॉ स्कोर आपको बताने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पर समराइज करने में और एनालिसिस करने में। एक मोटे तौर पे हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर पे बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है वो इस चीज़ को समझ पाएगी कि वाकई में इतनी जो है कट ऑफ जा सकती है नहीं। हम मोटे तौर पे बता दें कि अगर आपका ईजीएस्ट शिफ्ट है और आपको पता है कि आपका ईजीएस्ट शिफ्ट रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने नंबर में
लगभग 2 से 3 ही नंबर का आप नॉर्मलाइजेशन लेके चलिएगा, क्योंकि केवीएस जैसे भर्ती में भी आप अगर पार्टिसिपेट किए होंगे, टीचर वाली भर्ती है, तो उसमें भी 1 ही 2 नंबर का हमें अंतर देखने को मिला था ईजीएस शिफ्ट में। बाकी अगर टफेस्ट शिफ्ट में है तो आप अपने में नंबर 15 नंबर तक प्लस करते चलिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये बात रियलिटी है और यही जो है आयोग के द्वारा अप्लाई भी किया जाता है। अब अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद हम स्कोरिंग की बात कर लें और आपके रॉ, सबसे पहले रॉ ही पे बात कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग शिफ्ट वाले अलग अलग अपना ध्यान देंगे। रॉ स्कोर अगर आपके यहाँ पे जो बन रहे हैं 68 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, तो एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है कि आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएं। और देखिएगा आपके रॉ स्कोर अगर इतने हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बढ़ के आपके लगभग कितने हो जाएंगे, तो आप 12 नंबर 15 नंबर प्लस करते हुए चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्कोरिंग है वो 80 तक हो जाएगी। और 80 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जाना नॉर्मल ही रहेगा और इतनी जो है जाएगी भी लगभग 80 के अप्रॉक्स। बाकी अगर आपके 65 भी बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो भी आपके नॉर्मलाइजेशन में टफेस्ट शिफ्ट में आपने इतना स्कोर किया है, तो 75 से लेके आप मान के चलिएगा जो डाटा रहेगा वो लगभग 80 तक ही रहेगा, यानी कि जो कट ऑफ है वो लाई करेगी 75 से लेके 80 तक। इसके मिड में जिसका स्कोरिंग आ जाएगा वो अपना टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं वो अपने में 5-5 नंबर माइनस करते हुए चलेंगे, जैसे आपका ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप अपने में 5-5 नंबर माइनस करते हुए चलेगा, उसी रेंज में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर आपको डीप में कट ऑफ जाननी है कि हर कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली हैं, तो भी आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के साथ ही साथ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपका जो टीयर 2 होगा वो मई के लास्ट में कंडक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आपका जो रिज़ल्ट है वो आप मान के चलिएगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 20 मई के पहले जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट टीयर 2 के लिए, आप सभी लोग जान लगा दीजिएगा, और जिनके भी लगभग 60 प्लस भी आ रहे हैं वो भी अपनी टीयर 2 की तैयारी कर लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करता है किसी भी एग्ज़ाम में। आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली होंगी, और आप अपने क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो लाइक करके ये वीडियो बूस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना योगदान दे सकते हैं और अपने लेटेस्ट अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड।